बजट की संरचना यानी बजट दो भागों से मिलकर बना है। सरकार को जितनी भी प्राप्तियां होती हैं और जितना सरकार को खर्च होता है उसे बजट कहते हैं। तो बजट में भी दो भाग हैं, दो चीज़ें हैं, एक तो प्राप्तियां हैं और एक खर्चा है। जितनी प्राप्ति हुई है सरकार को वो, और जितना खर्चा होता है वो। तो प्राप्तियां दो प्रकार की होती हैं, रिसिप्ट्स, प्राप्तियों को रिसिप्ट्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो प्राप्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स राजस्व प्राप्तियां, और एक कैपिटल रिसिप्ट पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां सरकार के एक तरफा होती हैं, या तो सरकार को प्रॉफिट होगा, एक ही तरफ होगा, या फिर जनता को प्रॉफिट होगा एक। वैसे प्राप्तियां हैं तो सरकार को प्रॉफिट ही होगा इसमें। तो ये वन साइडेड होती हैं, और इसमें जो रिसिप्ट्स होते हैं उन पे सरकार को किसी भी प्रकार का कर्ज नहीं होता है। प्राप्तियां भी दो प्रकार की हैं, एक तो टैक्स और एक नॉन टैक्स। यानी टैक्स में तो जो सरकार जिस चीज़ से प्राप्ति करती है, यानी एक तो इनकम टैक्स से कर सकती है प्राप्ति, यानी प्रॉफिट हो सकता है सरकार को, और एक जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी इनसे प्राप्त कर सकते हैं। और एक जो नॉन टैक्स जिन पे टैक्स नहीं लगता, जैसे कि ब्याज प्राप्ति कर सकती है, विदेशी अनुदान, इससे जो पैसे आते हैं उसे नॉन टैक्स में गिना जाता है। रिसिप्ट्स का दूसरा पार्ट है, पहला तो रेवेन्यू रिसिप्ट था और दूसरा है कैपिटल पूंजीगत रिसिप्ट, यानी पूंजीगत प्राप्तियां। ये डबल साइडेड होती हैं, यानी सरकार को भी इससे प्रॉफिट हो सकता है और अगली जनता को भी प्रॉफिट हो सकता है। ये संपत्ति बेचने के बाद प्राप्त होती हैं, जैसे कि ऋण की प्राप्ति करना यानी ब्याज, डिसइन्वेस्टमेंट यानी सेल्स को शेयर करना, विनिवेश करना, उससे भी होता है। रिकवरी ऑफ लोन्स, लोन्स की रिकवरी करने से भी प्रॉफिट होता है सरकार को। तो प्राप्तियां होती हैं उनमें हमेशा सरकार को प्रॉफिट ही होता है। तो प्राप्तियां कितनी हैं, दो प्रकार की हैं, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट और एक कैपिटल रिसिप्ट, यानी राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति एक साइड होती है, यानी सरकार को सिर्फ प्रॉफिट होता है, सरकार को ही होता है वो। और ये भी दो, रेवेन्यू रिसिप्ट भी दो प्रकार की होती है, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स जिसमें टैक्स लिया जाता है उससे प्रॉफिट होता है, जो नॉन टैक्स होते हैं उसमें बिना टैक्स के अलावा जो चीज़ें बच गई जिनसे सरकार को प्रॉफिट होता है वो होती है। और एक कैपिटल यानी पूंजीगत प्राप्ति, ये संपत्ति को बेचने के बाद में सरकार को प्राप्त होती हैं, उसे पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। बजट का दूसरा हिस्सा है वो है एक्सपेंडिचर, यानी व्यय, जितना सरकार को व्यय करना पड़ता है जनता पर वो। ये भी दो प्रकार का होता है, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी राजस्व खर्चा और पूंजीगत खर्चा। राजस्व खर्चा उन सारी चीज़ों में आता है कि पुरानी सामाजिक पूर्ति को पूरी करने के लिए, यानी अलग अलग स्कीम्स वगैरह जो सरकार निकालती हैं, जैसे कि सब्सिडी देना, पेंशन देना, ब्याज का भुगतान करवाना अलग अलग स्कीम्स के थ्रू। और सुरक्षा का व्यय, सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर, प्राकृतिक आपदाओं पर दिया गया व्यय, ये सरकार का खर्चा होता है। ये राजस्व में से दिया गया खर्चा होता है। और एक पूंजीगत खर्चा होता है जो उधार दे के करती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करती है, ऋण का वितरण करती है उस पर खर्चा करती है, और अदर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उन पे खर्चा करते हैं। तो ये तो हो गई बजट के दो पार्ट्स उनमें से। अब बजट के टाइप्स। तो बजट तीन प्रकार का होता है, जैसे कि पहला तो ये है कि अगर सरकार का खर्चा ज़्यादा हो और प्राप्ति कम हो तब तो उसे घाटे का बजट कहते हैं, इंग्लिश में डेफिसिट बजट कहते हैं। और अगर सरकार के पास प्रॉफिट तो ज़्यादा हो यानी प्राप्तियां तो ज़्यादा हो और लॉस कम हो यानी उसमें प्रॉफिट ही होगा, तो इसे बोलते हैं बजट की भाषा में सरप्लस बजट, या हिंदी में आधिक्य बजट बोलते हैं। अगर सरकार को ना तो खर्चा हो और ना ही प्रॉफिट हो, ना कि खर्चा और प्राप्तियां दोनों बराबर होते हैं, तो उसे संतुलित बजट कहते हैं, बैलेंस्ड बजट कहते हैं। फिर न्यू टॉपिक है कि डिफिसिट बजट, यानी घाटे का बजट। इसमें कुछ तीन चार पॉसिबिलिटीज़ दी हुई हैं कि अगर पूरे राजस्व खर्चा है और राजस्व प्राप्तियाँ हैं उनको घटा लें, दोनों को मिलाकर, तो उससे राजकोषीय घाटा निकलता है। जैसे कि राजस्व खर्चा कौन कौन सा है, राजस्व खर्चा यही है, सब्सिडी, पेंशन भुगतान, इनमें से राजस्व प्राप्ति, इनकम टैक्स। जैसे कि पेंशन में से इनकम टैक्स घटा ले, यानी जितना राजस्व का खर्चा हो रहा है उसमें से राजस्व की प्राप्ति घटा ले तो राजकोषीय घाटा आता है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो टोटल खर्चा है ना, राजस्व प्लस पूंजीगत खर्चा, उसमें से टोटल प्राप्ति
यानी राजस्व प्लस पूंजीगत प्राप्ति को घटा लें तो बजटेरी डिफिसिट आता है, यानी बजटीय घाटा आता है। फिर तीसरी कंडीशन ये है कि जो टोटल खर्चा है ना, जैसे कि राजस्व खर्चा और पूंजीगत खर्चा, उसमें से माइनस करेंगे, यानी टोटल प्राप्तियों और जो उनमें से उधार लिया हुआ घटा के जिनका ये योग आएगा ना, उसको टोटल खर्चे में से माइनस करेंगे और इसी को ही फिजिकल डिफिसिट कहते हैं, यानी फिजिकल घाटा कहते हैं। ये 1985 में सुखमय चंद्रवर्ती द्वारा दिया गया था, ये थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन ये होती है कि जो टोटल खर्चा होता है उसमें से ब्याज को घटा लें, फिर जिसका योग आता है उसमें से टोटल प्राप्ति और ब्याज को घटाएंगे, दोनों में से घटाएंगे तो उसे प्राथमिक घाटा कहते हैं। यानी टोटल खर्चा जिन राजस्व प्लस पूंजीगत खर्चा, उसमें से ब्याज उसको घटा ले, इसको एक तरफ रख दे। फिर एक दूसरी कंडीशन ये लेंगे कि टोटल जितनी प्राप्ति होती है उसमें से ब्याज घटा लें। अब दूसरी कंडीशन, अब दोनों कंडीशनों को माइनस करेंगे ना, तब उसमें वो प्राथमिक घाटा आएगा, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो फिजिकल डिफिसिट है उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर लेंगे, यानी फिजिकल घाटे में से ब्याज माइनस कर लेंगे, तभी भी प्राथमिक घाटा आएगा। एक और तरीका है इसको लिखने का कि कुल जो उधार लिया गया है उसमें से ब्याज माइनस कर लो। सबसे सिंपल ये है कि जितना अपन ने उधार लिया है उसमें से ब्याज माइनस कर लो, तब भी प्राथमिक घाटा ही आएगा। ये फोर्थ कंडीशन है। फोर्थ कंडीशन प्राथमिक घाटे वाली, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में दी थी। नोट है कि घाटे को अपन जीडीपी की परसेंटेज के रूप में लिखा जाता है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी घाटे को जीडीपी की परसेंटेज के रूप में लिखा जाता है। फिर आती है निधियाँ। पहली होती है संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड। इसमें जितने भी राजस्व कराते हैं वो विदेशी देशों से उधार लिया गया पैसा, आरबीआई से उधार लिया गया पैसा, और जितने भी फंड्स होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ से लिए गए जो फंड से आते हैं ना पैसे, वो इन सबको संचित निधि में लिया जाता है। ये इसका उल्लेख आर्टिकल 266 के फर्स्ट पॉइंट में किया गया है और इसका यूज़ हम तभी ले सकते हैं संसद की अनुमति के पश्चात ही इस निधि से खर्च किया जा सकता है। फिर दूसरी निधि आती है लोक निधि, पब्लिक अकाउंट्स। इसमें जो पोस्ट ऑफिस में जमा राशि होती है वो इस अकाउंट में आती है। प्रोविडेंट फंड्स के जो पैसे होते हैं ना जमा किए हुए फंड्स के, वो भी इसी अकाउंट में आते हैं और इसका उल्लेख आर्टिकल 266 के सेकंड पॉइंट में दिया गया है। इसे हिंदी में, पब्लिक अकाउंट्स को हिंदी में लोक निधि कहते हैं। और जो लोक लेखा समिति होती है उसकी अनुमति के पश्चात इस लोक निधि में से हम खर्चा कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमीशन, इसके चेयरमैन होते हैं वो हमेशा अपोजिट पार्टी के होते हैं। जैसे कि बीजेपी प्रेजेंट में है तो अपोजिट पार्टी होती है ना, उसमें से कोई मेंबर होता है, उसका चेयरमैन होता है लोक लेखा समिति का। तीसरी होती है आकस्मिक निधि या कंटीजेंसी फंड। इस निधि में, ये निधि तत्काल और अपूर्व निर्धारित खर्चों के लिए काम में ली जाती है। यानी तत्कालीन कोई आपदा आ जाए या फिर कोई भी महामारी कुछ भी आ जाए तो उनके लिए मतलब इतना ज़्यादा प्रोसीजर, इन दोनों पिछली दो निधियों में बहुत ज़्यादा प्रोसीजर करना पड़ता है, खर्च मतलब पैसे निकालने के लिए, उधार लेने के लिए कितना। पहली में संचित निधि में तो संसद से अनुमति लेनी पड़ती है, लोक निधि में लोक लेखा समिति से अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन तीसरी कंटीजेंसी फंड है ना, आकस्मिक निधि, इसमें किसी की भी अनुमति नहीं लेनी पड़ती। जैसे कि ये तत्कालीन कोई भी कार्य होता है जैसे महामारी वगैरह, इसमें अपने आप से हम पैसे इसमें से खर्च कर सकते हैं। इसका उल्लेख आर्टिकल 267 में है और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है खर्च करने की, जिसको इंग्लिश में कॉर्पस बोलते हैं, वो 500 करोड़ है। फिर कुछ टर्म्स हैं जो बजट से ही रिलेटेड है। पहले डिमांड फॉर ग्रांट्स, हिंदी में अनुदान मांग किसे कहते हैं, यानी जो प्रत्येक मंत्रालय होता है उसका अलग अलग बजट होता है, उसे ही अनुदान मांग कहते हैं, उस प्रक्रिया को अनुदान मांग कहते हैं। जैसे कि संसद का सत्र चलता है, उसमें जो प्रत्येक मंत्रालय है वो अपने अपने प्रत्येक मंत्रालय का जो प्रेसिडेंट होता है यानी अध्यक्ष, वो अपने अपने मंत्रालय के लिए अलग बजट पेश करता है और जो प्रक्रिया होती है ना उसे अनुदान मांग कहते हैं। इसका उल्लेख आर्टिकल 113 में 113 में है। फिर दूसरी टर्म है सप्लीमेंट्री बजट,
हिंदी में पूरक बजट, समय से पहले ही निर्धारित बजट का पैसा समाप्त हो जाए और बजट को पूर्ण करने के लिए लिया गया और पैसा संसद से, उसे पूरक बजट कहते हैं। तीसरा है वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान। जब तक बजट पारित ना हो, यानी बजट बना तो लिया गया है, संसद में पेश भी कर दिया गया है, लेकिन पारित ना हो जब तक के खर्च के लिए अनुमानित निधि, जो संचित निधि से खर्च करना ही ये लेखानुदान होता है। फिर आता है फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक। सरकार टैक्स के मुद्दों में जो भी संशोधन करती है, इन सभी मुद्दों का लिखित प्रस्ताव संसद में लाया जाता है। इस प्रक्रिया को वित्त विधेयक कहते हैं। फिर आता है मनी बिल, जो कि आर्टिकल 110 में उल्लेखित है, धन विधेयक कहते हैं। आर्टिकल 110 में लिखे गए मुद्दों पर लाया गया बिल होता है लिखित बिल। बिल को, जैसे लिखित प्रस्ताव को बिल कहते हैं, लाए गए बिल को धन विधेयक कहते हैं। आर्टिकल 110 में लिखे मुद्दों पर लाए गए बिल को धन विधेयक कहते हैं। इसका उल्लेख आर्टिकल 110 में। फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, इसका उल्लेख आर्टिकल 280 के अंदर है, 280 में है। वित्त आयोग क्या होता है? ये राष्ट्रपति द्वारा तो बनाई गई एक समिति होती है। इसका कार्यकाल हर 5 वर्ष के भीतर किया जाता है। 5 वर्ष खत्म होने के बाद में वापस से दूसरी फाइनेंस कमीशन बनाई जाती है। इसका कार्य क्या होता है कि जो राज्य, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में फाइनेंस रिसोर्सेज होते हैं, उनका बंटवारा, यानी वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करने के काम में आती है। इसका कार्य होता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करने का कार्य करती है ये। और जो पहली वित्त आयोग था, सबसे पहला वित्त आयोग, उसके पहले चेयरमैन केसी नियोगी थे। हाँ, तो ये है बजट की संरचना का पूरा टॉपिक, है ना। इसमें जो कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं वो ऐसे याद नहीं होंगे, इसलिए इसकी भी ट्रिक्स है। मतलब इंग्लिश वालों के लिए तो ट्रिक है सीपीसी फाइनेंस और मनी की डिमांड कर, यानी सीपीसी फाइनेंस और मनी की डिमांड कर, ये इसकी ट्रिक है। जो इसमें इस चैप्टर में जितने भी आर्टिकल आए उनके, यानी सी यानी तो कंसोलिडेटेड फंड 266 के फर्स्ट पॉइंट में है। पी यानी पब्लिक अकाउंट 266 के सेकंड पॉइंट में है ना, यानी ये लगातार ही हैं। और वापस सी यानी कंटीजेंसी फंड, ये 267 में है, यानी 266 के पहले पॉइंट में तो कंसोलिडेटेड फंड है और 266 के सेकंड पॉइंट में पब्लिक अकाउंट्स हैं और 267 के अंदर कंटीजेंसी फंड है। फिर फाइनेंस यानी वित्त विधेयक, इससे मतलब 267 में 13 ऐड करेंगे ना तो 280 आ जाएगा। तो 280 के अंदर फाइनेंस कमीशन का उल्लेख किया गया है आर्टिकल, है ना। फिर मनी, फिर अपन को 110 के अंदर मनी वित्त विधेयक का धन विधेयक का उल्लेख है। मनी से धन विधेयक, मनी बिल 110 में है। फिर हम वापस से इसमें 13 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे 100, तो डिमांड यानी डिमांड फॉर ग्रांट्स, अनुदान मांग 113 के अंदर है। यानी ये बार बार इसको रिपीट करेंगे तो ये हो जाएगा याद। मैं थोड़ा ट्रिक्स बनाया। सीपीसी फाइनेंस और मनी की डिमांड कर, 266 में पहला पॉइंट, 266 का दूसरा पॉइंट, तीसरा है 267, चौथा है 280 13 प्लस करने पर। फिर पांचवा आर्टिकल 110 है और छठवा 113 है ना। हिंदी के लिए इसकी ट्रिक है श्लोक, वित्त और धन की मांग कर। स यानी संचित निधि, जो कि 266 एक में है। फिर लय यानी लोक निधि, 266 के दूसरे पॉइंट में, 267 में आकस्मिक निधि है। फिर इसमें 13 ऐड करेंगे तो 280 में वित्त विधेयक है। फिर 110 आर्टिकल के अंदर धन विधेयक है। धन में 13, धन विधेयक मतलब 110 में 3 ऐड करेंगे तो अनुदान मांग है। तो इंग्लिश वालों के लिए तो आर्टिकल्स की ट्रिक है सीपीसी फाइनेंस और मनी की डिमांड कर, और हिंदी वालों के लिए श्लोक, वित्त और धन की मांग कर। इसे इजीली से याद हो जाएगा। और एक पॉइंट और है कि नाम हमने पढ़ा था कंसोलिडेटेड फंड यानी संचित निधि। इसमें एक पॉइंट आया था कि आरबीआई से उधार लिया हुआ धन भी संचित निधि में ही आता है। तो आरबीआई से जो उधार लिया हुआ धन होता है उससे हम, आरबीआई से उधार लिया हुआ धन होता है, भारत सरकार के द्वारा आरबीआई से उधार लिया हुआ धन, उसे हम WMA कहते हैं,
वेजेस एंड मीन्स एडवांसेस कहते हैं। इसका हिंदी में होता है अर्थोपाय अग्रिम कहते हैं इसे। और इसकी सबसे पहले शुरुआत 1997 में शुरू की गई थी। भारत सरकार के द्वारा आरबीआई से जो भी पैसे लिए जाते हैं उसे WMA वेजेस एंड मीन्स एडवांसेस कहते हैं और हिंदी में अर्थोपाय अग्रिम कहते हैं। 1997 में इसकी पहली बार शुरुआत की गई थी।